बुद्ध के अस्थि अवशेष पर निर्मित उत्तर प्रदेश के स्तूप। तो स्तूप और उनके निर्माता, तो कपिलवस्तु स्तूप के निर्माता थे शाक्य, कुशीनगर स्तूप के निर्माता मल्ल थे, रामग्राम स्तूप के निर्माता थे कोलिय और पावा स्तूप के निर्माता थे मल्ल। भागवत, वैष्णव और शैव धर्म। तो जैन और बौद्ध धर्म की भांति भागवत, वैष्णव, शैव और शाक्त धर्म के लिए भी उत्तर प्रदेश एक महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा। वैष्णव संप्रदाय भगवान विष्णु की आराधना करने वाले लोगों का संप्रदाय था। इसके अंतर्गत 4 संप्रदाय मुख्य रूप से आते हैं: आचार्य रामानुज, निम्बकाचार्य, वल्लभाचार्य और माधवाचार्य। इस संप्रदाय के प्रधान उपासक देव वासुदेव हैं। वैष्णव संप्रदाय का प्राचीन नाम भागवत धर्म या पांचरात्र मत है। मगध साम्राज्य के प्रमुख राजवंश, तो हर्यक वंश 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व, शिशुनाग वंश 412 ईसा पूर्व से 344 ईसा पूर्व, नंद वंश 344 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व और फिर है मौर्य वंश 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व। मगध राज्य का उत्कर्ष, तो प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य मगध था। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक बिंबिसार हर्यक वंश से था। बिंबिसार 544 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा और वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बिंबिसार ने लिच्छवी गणराज्य के शासक चेटक की पुत्री चेल्ला के साथ विवाह करके मगध की उत्तरी सीमा को सुरक्षित किया। 492 ईसा पूर्व में बिंबिसार की हत्या करके उसका पुत्र अजातशत्रु मगध की गद्दी पर बैठा। इसने बिहार के साथ साथ आधे उत्तर प्रदेश पर आधिपत्य स्थापित कर लिया। हर्यक वंश का अंतिम राजा था नागदशक और इसकी हत्या उसके अमात्य शिशुनाग ने 412 ईस्वी में कर दी और शिशुनाग वंश की स्थापना की 412 ईसा पूर्व। कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। चीनी यात्री हुइनसांग ने उत्तर प्रदेश के मथुरा, कन्नौज, कौशाम्बी, काशी आदि स्थानों पर अशोककालीन अनेक स्तूपों के होने का उल्लेख किया। अब है शिशुनाग वंश। तो शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग था। शिशुनाग ने अवंती राज्य को जीतकर मगध में मिला लिया। इसने अपनी राजधानी वैशाली को बनाया। काला अशोक शिशुनाग का पुत्र था जो शिशुनाग के बाद राजा बना। इसने वैशाली के स्थान पर पुनः पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व का आयोजन कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। नागवंश का अंतिम राजा था नंदीवर्धन, जिसकी मृत्यु के बाद नागवंश समाप्त हो गया था। कालाशोक ने कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन महाकौशला के साथ विवाह किया, जिससे कौशल नरेश के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित हुए। नंदवंश 344 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व। महापद्मनंद वंश का संस्थापक शक्तिशाली राजा था। महापद्मनंद को केंद्रीय शासन पद्धति के जन्मदाता के रूप में जाना जाता है। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। घनानंद के समय पर भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर सिकंदर का आक्रमण हुआ था 326 ईसा पूर्व में। शुंग वंश, तो पुष्यमित्र शुंग 184 ईसा पूर्व में मगध में शुंग वंश की नींव डाली। शुंग शासकों ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से भरूत स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था। शुंग कालीन साम्राज्य की सीमा चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के समान थी। हिंद यवन आक्रमण या इंडो ग्रीक आक्रमण, तो हिंद यूनानी शासकों में सबसे अधिक विख्यात मिनांडर हुआ। इसकी राजधानी साकल शिक्षा का प्रमुख केंद्र थी। मिनांडर का साम्राज्य झेलम से मथुरा तक विस्तृत रूप से फैला था। सोने के सिक्के सर्वप्रथम हिंद यूनानियों ने जारी किए थे। हिंद यूनानी शासकों ने भारत के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में यूनान की प्राचीन कला चलाई, जिसे हेलोनास्टिक आर्ट कहते हैं। भारत में गांधार कला का यह उत्तम उदाहरण है। मथुरा कला में भी इसके कुछ प्रभाव दिखते हैं। मथुरा को भारतीय मूर्ति कला का जन्म स्थान कहा जाता है। अब है मौर्य वंश। तो मौर्य वंश मगध का एक शक्तिशाली और महान राजवंश था। इसकी स्थापना 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से की थी, घनानंद को हराकर। चंद्रगुप्त मौर्य मगध की गद्दी पर 322 ईसा पूर्व में बैठा था।
चंद्रगुप्त मौर्य ने 298 ईसा पूर्व में श्रवण बेलगोला में संलेखना विधि के द्वारा अपने शरीर त्याग दिए। प्रथम जैन संगीति का आयोजन चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पाटलिपुत्र में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था। इसने जैन धर्म गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की शिक्षा ली थी। अब है अशोक। 269 ईसा पूर्व मगध की राजगद्दी पर अशोक बैठा। बिंदुसार की मृत्यु के बाद यह अवंती का राज्यपाल था। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन अशोक के समय में पाटलिपुत्र में हुआ था। मध्यकालीन भारत में उत्तर प्रदेश। तो कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था और इसने 1206 में गुलाम वंश की स्थापना की। मेरठ के विद्रोह को 1192 में ऐबक के द्वारा दबाया गया था। ऐबक को मोहम्मद गौरी के द्वारा मलिक की उपाधि प्रदान की गई। ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह था। आराम शाह को परास्त करके इल्तुतमिश 1211 में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। इल्तुतमिश को तुर्क साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। सुल्तान बनने से पूर्व वह बदायूं का इख्तियार या गवर्नर था। इल्तुतमिश ने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। इल्तुतमिश को दिल्ली का प्रथम सुल्तान माना जाता है। गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश को कहा जाता है। शुद्ध अरब शैली के सिक्के इल्तुतमिश के द्वारा जारी किए गए। चांदी के सिक्के को टका कहा जाता था। तांबे के सिक्कों को जीतल। इल्तुतमिश ने 40 विश्वसनीय तुर्क सरदारों का एक दल गठित किया जिसे तुर्कान चहलगानी के नाम से जाना जाता है। बलबन ने 1265 से 1286 तक दिल्ली पर शासन किया। इसने तुर्कान चहलगानी को समाप्त करके दैवीय राजस्व के सिद्धांत और नियामत खुदाई जैसे सिद्धांतों की पहल की थी। अब अगला है दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाले 5 वंश। गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी। गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी। वर्तमान उत्तर प्रदेश का संपूर्ण क्षेत्र दिल्ली सल्तनत का भाग रहा था। तुगलक वंश के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने उत्तर प्रदेश के 2 प्रसिद्ध नगरों की स्थापना की। जौनपुर जौना खां की स्मृति में और फिरोजाबाद। फिरोज शाह तुगलक ने मेरठ स्थित अशोक स्तंभ लेख को दिल्ली स्थापित किया था। तुगलक वंश के पतन के दौरान मलिक हुसैन सरकी के नेतृत्व में 1394 में जौनपुर स्वतंत्र हो गया। जौनपुर को पूर्व का सिराज या सिराज-ए-हिंद कहा जाता है। आगरा की स्थापना 1204 में सिकंदर लोदी के द्वारा की गई और इसने इसे अपनी राजधानी बनाया। मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया था। फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण अकबर ने कराया था, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। जहांगीर के आदेश पर 1602 में दक्षिण से आगरा प्रस्थान के समय वीर सिंह बुंदेला नामक एक सरदार ने अबुल फजल की हत्या कर दी। शेख सलीम चिश्ती अकबर के समकालीन थे। अकबर अक्सर वहां इसके दर्शन हेतु फतेहपुर सीकरी जाया करते थे। जहांगीर का जन्म फतेहपुर सीकरी स्थित शेख सलीम चिश्ती के खानकाह में आमिर के राजा भारमल की पुत्री मरियम उज्जमानी या जोधाबाई के साथ हुआ था। आगरा में एतमाउद्दौला का मकबरा नूरजहां ने बनवाया था और यह पूर्णतः संगमरमर से बनी पहली इमारत है। इसी मकबरे में सर्वप्रथम पित्तरादौरा शैली का प्रयोग हुआ। आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने कराया था 1647 से 54 में। दीवाने आम का निर्माण 1627 में शाहजहां के द्वारा आगरा के किले में कराया गया था। जामा मस्जिद का निर्माण हुआ था 1648 में आगरा के किले में शाहजहां की पुत्री जहां आरा ने। आगरा में शाहजहां की देखरेख में ताजमहल का निर्माण उस्ताद ईसा खां के द्वारा कराया गया था। इसकी योजना उस्ताद अहमद लाहौरी ने तैयार की थी। लाहौरी को नादिर उल अस्र की उपाधि प्रदान की गई। अकबर के दरबार को सुशोभित करने वाले 9 रत्नों में से 2 बीरबल और टोडरमल उत्तर प्रदेश से संबंध रखते थे। अब है उत्तरकालीन मुगल सम्राट। बहादुर शाह प्रथम, फर्रुखसियर, मोहम्मद शाह, अहमद शाह बहादुर, आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय और बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय 1837 से 1857। उत्तर प्रदेश में भक्ति आंदोलन। रामानंद 1486 से 1533।
रामानंद उत्तरी भारत में वैष्णव भक्ति के सबसे प्रमुख विद्वान संत थे। वे पहले दक्षिण भारत में रहे, लेकिन बाद में बनारस में जाकर बस गए। उन्हें दक्षिण भारतीय भक्ति परंपरा और उत्तर भारतीय वैष्णव भक्ति के बीच का स्तंभ माना जाता है। उन्होंने राम को भक्ति के रूप में देखा। उनके लिए राम सर्वोच्च भगवान थे। रामानंद की शिक्षाएं रामानुज के समान थीं। उन्होंने अंतर्जातीय भोजन पर प्रतिबंध हटा दिया। उनके मूल 12 शिष्यों में कम से कम एक महिला या निचली जाति के सदस्य और एक मुस्लिम शामिल थे। वल्लभाचार्य 1479 से 1531, वह बनारस में पैदा हुए एक तेलुगु ब्राह्मण थे। उन्होंने शुद्ध द्वैत का दर्शन दिया। व्यक्तिगत आत्माएं ब्रह्म के साथ सर्वोत्कृष्ट हैं। वह पुष्टि मार्ग के संस्थापक थे। इसे वल्लभ संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने कृष्ण भक्ति पर जोर दिया। वह एक प्रसिद्ध कृष्ण भक्ति संत कवि थे। माना जाता है कि सूरदास अष्टछाप से संबंधित 7 अन्य कृष्ण भक्ति कवि वल्लभ के शिष्य थे। संप्रदाय का मुख्य मंदिर राजस्थान राज्य के नाथद्वार में स्थित है, जहाँ कृष्ण की एक विशिष्ट छवि को श्रीनाथ कहा जाता है। सूरदास 1483 से 1563, वे प्रसिद्ध गुरु वल्लभाचार्य के शिष्य थे। वह एक अंधे कवि थे जिनके गीत कृष्ण भक्ति पर केंद्रित थे। उनके द्वारा रचित सूर सागर कृष्ण के बचपन और युवावस्था के दौरान कोमल स्नेह और आनंद के साथ उनके कारनामों का वर्णन करता है। कबीर तो वह 15वीं शताब्दी में शुरू हुए एक ईश्वरवादी आंदोलन के सबसे शुरुआती व्यक्ति थे। उन्हें रहस्यवादी संतों में से सबसे अग्रणी माना जाता है। उनके अनुयायियों को कबीरपंथी कहा जाता है। कबीर निर्गुण भक्ति के भी समर्थक थे। कबीर को मूर्ति पूजा का प्रबल विरोधी माना जाता है। कबीर की रचनाओं के संकलनों के में बीजक सबसे प्रसिद्ध है। उनके छंद सिख पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ में पाए जाते हैं। पंजाब, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश के क्षेत्र में गुरु या शिक्षक के रूप में सम्मानित रविदास के भक्ति गीतों का भक्ति आंदोलन पर स्थायी प्रभाव पड़ा। वह एक कवि, संत, समाज सुधारक और आध्यात्मिक व्यक्ति थे। रविदास भक्ति संत कवि रामानंद के शिष्य थे। भक्ति संत कवि कबीर के समकालीन थे। रविदास के भक्ति गीतों को सिख धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल किया गया। गुरु नानक तो गुरु नानक की शिक्षाएं और दर्शन भारतीय दार्शनिक चिंतन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। वह पहले सिख गुरु और सिख धर्म के निर्माता होने के साथ साथ निर्गुण भक्ति संत और समाज सुधारक थे। उन्होंने निर्गुण भक्ति का उपदेश दिया, रूप और कर्मों के बिना सर्वोच्च सत्ता। उन्होंने कबीर और अन्य एक ईश्वरवादियों की तरह अपने विचारों का प्रचार किया, लेकिन बाद में विभिन्न विकासों के कारण उनकी शिक्षाओं के कारण एक सामूहिक धर्म सिख धर्म का उदय हुआ। उन्होंने मूर्ति पूजा का खंडन किया और तीर्थ यात्रा का समर्थन नहीं किया और न ही अवतारवाद के सिद्धांत को स्वीकार किया। आधुनिक उत्तर प्रदेश तो 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को उत्तर प्रदेश के मेरठ में हुई थी। 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक बलिया निवासी मंगल पांडे ने बैरकपुर छावनी में 29 मार्च 1857 को अपने सार्जेंट मेजर पर गोली चला दी। 12 मई 1857 को दिल्ली पर अधिकार करके सेना ने बहादुर शाह जफर द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित किया। कानपुर में तात्या टोपे के साथ नाना साहेब और झांसी में विद्रोह का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई ने किया। उत्तर प्रदेश में 1857 की क्रांति के प्रमुख केंद्र नेतृत्वकर्ता और दमनकर्ता। केंद्र नेतृत्वकर्ता और विद्रोह के दमनकर्ता। केंद्र लखनऊ, नेतृत्वकर्ता बेगम हजरत महल और ब्रिटिश कादर। विद्रोह के दमनकर्ता कोलिन कैंपबेल। गोरखपुर में नेतृत्वकर्ता गजोधर सिंह। कानपुर में नाना साहेब और तात्या टोपे और दमनकर्ता हैवलॉक। जगदीशपुर में नेतृत्वकर्ता बाबू वीर कुंवर सिंह, दमनकर्ता विलियम टेलर और विंसेंट ऑथर। झांसी में नेतृत्वकर्ता रानी लक्ष्मीबाई और दमनकर्ता ह्यूरोज। प्रयागराज में नेतृत्वकर्ता मौलवी लियाकत अली। कालपी में तात्या टोपे। फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला। मथुरा में देवी सिंह। और प्रयागराज, कालपी, फैजाबाद और मथुरा, इन चारों जगह पर दमनकर्ता था नील। बरेली में नेतृत्वकर्ता खान बहादुर खान और दमनकर्ता कोलिन कैंपबेल। 7 अप्रैल 1859 को तात्या टोपे को गिरफ्तार करके उन पर मुकदमा चलाकर 18 अप्रैल
1859 को उन्हें फांसी दी गई। 1 नवंबर 1858 को ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया की एक उद्घोषणा के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से ब्रिटिश भारतीय सत्ता को ब्रिटिश ताज के अधीन स्थापित किया गया। 1858 में दिल्ली के अंतर्गत क्षेत्र को उत्तर पश्चिमी प्रदेश से पृथक करके प्रदेश की राजधानी को आगरा से इलाहाबाद स्थानांतरित किया गया था। महात्मा गांधी की अध्यक्षता में इलाहाबाद में आयोजित 1920 में खिलाफत कमेटी के सम्मेलन में खिलाफत आंदोलन का प्रस्ताव पास किया गया था। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जनपद में स्थित चौरी चौरा नामक स्थान पर 4-5 फरवरी 1922 को हुई हिंसक घटना से व्यथित होकर महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की स्थापना असहयोग आंदोलन के दौरान 10 फरवरी 1920 को बाबू शिव प्रसाद गुप्त के द्वारा रखी गई थी और महात्मा गांधी को उसकी आधारशिला रखी थी गांधी ने। 1928 में लखनऊ में साइमन कमीशन का बहिष्कार जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में किया गया था। स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी जनवरी 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी। 1875 में सैयद अहमद खां के नेतृत्व में अलीगढ़ आंदोलन चलाया गया था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी 26 दिसंबर 1925 को मानवेंद्र नाथ राय के नेतृत्व में कानपुर में की गई थी। उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन फरवरी 1918 में गौरी शंकर मिश्रा, इंद्र नारायण द्विवेदी, मदन मोहन मालवीय ने संयुक्त रूप से की थी। महाराष्ट्र के एक ब्राह्मण बाबा रामचंद्र ने 17 अक्टूबर 1920 को प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा का गठन किया। इन्होंने रामचरितमानस का पाठ करके किसानों में गर्व की भावना विकसित की। मदारी पासी के नेतृत्व में एक आंदोलन की शुरुआत उत्तर प्रदेश के बहराइच, हरदोई, सीतापुर जिले के किसानों ने लगान में वृद्धि और उपज के रूप में लगान वसूली के विरोध के लेकर की थी। सहदेव ने इस आंदोलन को में अपनी महत्वपूर्ण सक्रिय भूमिका निभाई थी। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई थी अक्टूबर 1924 को कानपुर में। रामप्रसाद बिस्मिल, जागेश्वर चंद्र चटर्जी, सचिन सान्याल ने इसका नेतृत्व किया था। चंद्रशेखर आजाद ने 1928 में दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में इसका नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया। इस संगठन का मुख्यालय आगरा में स्थित है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्यों ने 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के निकट काकोरी में 8 डाउन ट्रेन को रोककर सरकारी खजाने को लूट लिया। इस घटना में मुख्य रूप से रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी की सजा दी गई। इस घटना में 40 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया था। चंद्रशेखर आजाद इस घटना के बाद फरार होने में सफल रहे और इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में 27 फरवरी 1931 को पुलिस मुठभेड़ में चंद्रशेखर ने स्वयं को गोली मार ली। काकोरी ट्रेन एक्शन में गिरफ्तार क्रांतिकारियों का मुकदमा चंद्र भानुगुप्त नामक एक युवा वकील ने निःशुल्क लड़ा था, जो कि बाद में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। साइमन कमीशन के विरोध के समय लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और उनके अन्य साथियों ने 17 दिसंबर 1928 को जेपी सैंडर्स नामक एक पुलिस अधिकारी की हत्या करके इस घटना का बदला लिया था। भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय मंत्रिमंडल में बम फेंककर स्वयं की गिरफ्तारी दी। इस घटना में उनका सहयोग संयुक्त प्रांत के संबंध में रखने वाले शिव शर्मा और जयदेव कपूर ने किया था। बाद में इन्हें सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया। बलिया में चित्तू पांडे के नेतृत्व में एक अस्थायी राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की गई थी। स्वाधीनता संघर्ष में उत्तर प्रदेश का योगदान। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में, ह्यूम के द्वारा की गई थी। पहले इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था, बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन था वो हुआ था 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में, जिसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इस अधिवेशन में उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व गंगा प्रसाद वर्मा, मुंशी ज्वाला प्रसाद, रामकली चौधरी, बाबू जमुनादास, बाबू शिव प्रसाद, जानकीनाथ घोषाल और लाला बैजनाथ ने किया था। प्रदेश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन तो वर्ष 1888 में हुआ इलाहाबाद प्रयागराज में अधिवेशन, और इस समय इसके अध्यक्ष थे जॉर्ज यूले, जो कि पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे। 1892 में हुआ इलाहाबाद प्रयागराज में, और यहाँ पर इसके अध्यक्ष थे WC बनर्जी। 1899 में हुआ लखनऊ में, और यहाँ पर इसके अध्यक्ष थे रोमेश चंद्र दत्त। 1905 में हुआ बनारस वाराणसी में,
और यहाँ पर अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले। 1910 में हुआ इलाहाबाद प्रयागराज में, और यहाँ पर अध्यक्ष थे विलियम वेडरबर्न। 1916 में हुआ लखनऊ में, और अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। 1925 में जो इसका अधिवेशन हुआ ये हुआ कानपुर में, अध्यक्ष थी श्रीमती सरोजिनी नायडू। 1936 में हुआ लखनऊ में, अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और 1946 में हुआ मेरठ में, और इस समय इसके अध्यक्ष थे आचार्य JV कृपलानी। अब है परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न। तो पहला प्रश्न है कि 1857 में बरेली उत्तर प्रदेश में क्रांति का नेता कौन था? तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर बी, खान बहादुर खान। अगला प्रश्न है कि इखलाक खान को रोजा मकबरा उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो इखलाक खान का रोजा या मकबरा उत्तर प्रदेश के जिस जिले में स्थित है वो जिला है बदायूं, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक 1857 के विद्रोह का स्थान और विद्रोह का आरंभ सही सुमेलित नहीं है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बैरकपुर, 29 मार्च 1857। बाकी जो सुमेलित सही है वो है कि लखनऊ 4 जून 1857, मेरठ 10 मई 1857 और झांसी 11 मई 1857। अगला प्रश्न है कि किस मुगल शासक ने बनारस के संस्कृत और हिंदी के महान विद्वान कविंद्र आचार्य सरस्वती को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था? तो इसका जवाब है शाहजहां ने, ऑप्शन नंबर डी। अब अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका जवाब है उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन नंबर डी। काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई थी? तो इसका जवाब है गोरखपुर में। अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो राजा चेत सिंह ने, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस वर्ष में वर्तमान उत्तर प्रदेश का प्रायः संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था? तो इसका जवाब है 1834 में, ऑप्शन नंबर सी। वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपद में से कुल कितने महाजनपद स्थित थे? तो इसका जवाब है 8 महाजनपद, ऑप्शन नंबर सी। उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही कूट का चयन कीजिए। सूची 1 में दिए हुए हैं स्थान और सूची 2 में वर्ष, जिस वर्ष में अधिवेशन हुआ था। तो मेरठ में अधिवेशन हुआ था 1946 में, कानपुर में हुआ था 1925 में, लखनऊ में हुआ था 1916 में और बनारस में हुआ था 1905 में। तो 3, 4, 1, 2, ऑप्शन नंबर सी इसका जवाब हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष उत्तर प्रदेश के प्रयागराज किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हो गया था? तो इसका जवाब है 1797 में। स्वतंत्र भारत के उत्तर प्रदेश के पहले गवर्नर कौन थे? तो इसका जवाब है सरोजिनी नायडू, ऑप्शन नंबर बी। मौर्य काल में एग्रोनोमई अधिकारी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित था? तो वो संबंधित था मार्ग निर्माण से, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है? तो इक्ष्वाकु, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि हठ योग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन है कि हठ योग नागपंथियों के द्वारा अपनाया जाता था। दूसरा कथन है कि हठ योग क्रिया को सूफी संतों ने भी अपनाया था। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो पहला और दूसरा दोनों कथन सही है, ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। सूची 1 और सूची 2 का सुमेल कीजिए। तो सिंधु घाटी सभ्यता का संबंध है नगरीय से, उत्तर वैदिक काल कृषक, ऋग्वैदिक समाज चारागाह और मध्यकाल जमींदारी। तो 4, 3, 1, 2, ऑप्शन नंबर डी इसका जवाब हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है कि एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल कहाँ से निकाले गए हैं या कहाँ से निकले हैं? तो इसका जवाब है दमदमा से, ऑप्शन नंबर बी। प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की तो वो था चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन नंबर सी। पहला गुप्त शासक जिसने
सिक्के जारी किए थे? तो इसका जवाब है चंद्रगुप्त प्रथम। किसके सिक्कों पर बुद्ध का अंकन हुआ है? तो इसका जवाब है कनिष्क, ऑप्शन नंबर बी। हर्ष ने अपनी राजधानी को थानेश्वर से कहाँ पर स्थानांतरित किया? तो इसका जवाब है कन्नौज, ऑप्शन नंबर सी। पुष्यमित्र शुंग के द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस लेख से मिलती है? तो अयोध्या लेख से, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था? तो इसका जवाब है चोल, ऑप्शन नंबर डी। बाकी प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल, इन तीनों ने त्रिकोणात्मक संघर्ष में भाग लिया था। निम्नलिखित में से विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो वो थे धर्मपाल, ऑप्शन नंबर बी। उच्च पुरापाषाण युगीन हड्डी की बनी मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? तो उत्तर प्रदेश में बेलन घाटी से, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है कि दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो इसका जवाब है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्योहार नौरोज का आरंभ किया था? तो वो था बलबन, ऑप्शन नंबर 1। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां के द्वारा भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर निम्न में से किसके काल में आया था ये? तो ये आया था इल्तुतमिश के काल में, ऑप्शन नंबर बी। दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी? तो इसका जवाब है बलबन ने, ऑप्शन नंबर बी। टोपरा और मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेख दिल्ली कौन लाया था? तो वो था फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन नंबर सी। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म संप्रदाय या जाति ना पूछे, यह कथन किसका है? तो ये कथन है रामानंद का, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है? तो सिकंदर लोधी ने, ऑप्शन नंबर डी। आगरा को बसाया था 1504 में और इसे राजधानी बनाया 1506 में। अकबरकालीन सैन्य व्यवस्था आधारित थी मनसबदारी, ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से किस युद्ध में एक पक्ष के द्वारा प्रथम बार तोपों का उपयोग किया गया था? तो इसका जवाब है पानीपत का प्रथम युद्ध। अगला प्रश्न है कि अकबर के द्वारा अपनाई गई सुलह ए कुल की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित थी? तो राजनीतिक उदारता, धार्मिक सहनशीलता, उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण, ऑप्शन नंबर डी। उपयुक्त सभी। निम्न में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? तो मौलवी लियाकत अली, ऑप्शन नंबर डी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में पहले निम्न में से किसे भेजा था? तो इसने भेजा था हॉकिंस को। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन संगठन की स्थापना की गई थी कानपुर में, ऑप्शन नंबर बी। लखनऊ में 1857 की स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व इनमें से किसने किया था? तो इसका जवाब हो जाएगा बेगम हजरत महल, ऑप्शन नंबर सी। देवबंद आंदोलन उत्तर प्रदेश में कब आरंभ हुआ था? तो 1866 में। वह कौन सी जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था? तो लखनऊ में। चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? इलाहाबाद में। निम्नलिखित में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन सा केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो इसका जवाब हो जाएगा आलमगीरपुर और हुलास। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो खान बहादुर, ऑप्शन नंबर 1। 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्म स्थली है? तो इसका जवाब है वाराणसी, ऑप्शन नंबर सी। नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? तो इसका जवाब है तात्या टोपे, ऑप्शन नंबर सी। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी अवध से, ऑप्शन नंबर बी। 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तो इसका जवाब है तात्या टोपे, ऑप्शन नंबर बी। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल क्यों हुआ था? असफल हुआ था क्योंकि भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की एकता की कमी थी। प्रायः भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया। ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे सज्जित और संगठित थे। तो ऑप्शन नंबर डी
उपर्युक्त सभी कथन। 1857 के विद्रोह से निम्नांकित में से कौन संबद्ध नहीं था? तो इसका जवाब है ऊधम सिंह, ऑप्शन नंबर सी। भारत में शिक्षित मध्यम वर्ग ने 1857 के विद्रोह से तटस्थता बनाए रखी थी, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था, एस.एन. सेन, ऑप्शन नंबर डी। अपनी फांसी से पूर्व निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किस एक ने पीने हेतु दिए गए दूध को अस्वीकार कर दिया था और कहा, अब मैं केवल अपनी मां का दूध लूंगा? तो इसका जवाब है रामप्रसाद बिस्मिल, ऑप्शन नंबर सी। 1924 में संयुक्त प्रांत वर्तमान उत्तर प्रदेश के किस शहर में संपूर्ण भारत से क्रांतिकारियों की बैठक बुलाई गई थी? तो कानपुर में, ऑप्शन नंबर डी। उत्तर प्रदेश के किस नगर में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था? इलाहाबाद में, ऑप्शन नंबर डी। उत्तर प्रदेश में वैष्णववाद के सनकादि संप्रदाय का संस्थापक इनमें से कौन था? तो निम्बार्क, ऑप्शन नंबर ए। किस फ्रांसीसी यात्री ने काशी को भारत का एथेंस कहा था? तो बर्नियर ने, ऑप्शन नंबर डी। चंदावर की युद्ध 1194 में राजा जयचंद मोहम्मद गौरी से पराजित हुआ। चंदावर की वर्तमान भौगोलिक स्थिति क्या है? तो उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद में यमुना नदी के तट पर, ऑप्शन नंबर एक। निम्नलिखित में से कौन सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो इसका जवाब हो जाएगा हुलास, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्रांतिकारी काकोरी ट्रेन कांड से संबंधित नहीं था? तो खुदीराम बोस, ऑप्शन नंबर सी। अब अगला प्रश्न है कि वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपद में से कुल कितने महाजनपद स्थित थे? तो इसका जवाब है 8 महाजनपद। नवाब सुजाउद्दौला की बेगम का प्रसिद्ध मकबरा बहू बेगम का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? तो फैजाबाद में, ऑप्शन नंबर डी। हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका जवाब है उत्तर प्रदेश में। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पीय पुरास्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? तो इसका जवाब हो जाएगा देसलपुर, ऑप्शन नंबर बी। बाकी हुलास, आलमगीरपुर और मांडी ये तीनों उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है कि कन्नौज पर महमूद गजनवी ने के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? तो राज्यपाल, ऑप्शन नंबर एक। उत्तर प्रदेश में स्वाधीनता आंदोलन के समय एक अन्य एका बृहत जन आंदोलन प्रारंभ हुआ था जिसका नेतृत्व किसने किया था? तो मदारी पासी ने, ऑप्शन नंबर डी। यानी कि उत्तर प्रदेश में स्वाधीनता आंदोलन के समय के साथ ही एक अन्य एका बृहत जन आंदोलन प्रारंभ हुआ था जिसका नेतृत्व किया था मदारी पासी ने। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई थी लखनऊ में 1936 में। अवध राज्य का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था 1856 में। अगला प्रश्न है कि परमहंस योगानंद गिरी जिन्होंने पश्चिम को योग के ज्ञान से परिचित किया का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था गोरखपुर में। सूची 1 में दिए हुए हैं स्थान और सूची 2 में स्मारक या भग्नावशेष। तो पहला है कौशाम्बी, तो कौशाम्बी का संबंध होगा घोषिताराम मठ से। कुशीनगर का संबंध है रामाभर स्तूप से। सारनाथ का संबंध है दमेक स्तूप से और श्रावस्ती का संबंध है सहित महेत से। तो 2, 3, 1, 4 ऑप्शन नंबर सी इसका जवाब हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत नगर कौन सा है? तो वो है वाराणसी, ऑप्शन नंबर डी। गुप्त काल में टेराकोटा पकी मिट्टी ईंटों से बना भीतरगांव मंदिर उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? तो इसका जवाब है कानपुर में। वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो रानी अहिल्याबाई के द्वारा। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त में स्थित था जो कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश के डैश में स्थित है? तो बिठौर में। आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? शाहजहां ने। निम्नलिखित में से किसे शेर ए बलिया के नाम से भी जाना जाता है? तो वो है चित्तू पांडे।
नृसिंह सिंह की सबसे ऊंची शैलोत्कीर्ण प्रतिमा कहाँ पाई जाती है? तो इसका जवाब हो जाएगा दुधई में। अवध की रियासत से उस प्रसिद्ध योद्धा बेगम का नाम क्या है जिन्होंने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के साथ होने वाली लड़ाई में भाग लिया था? तो बेगम हजरत महल। घोषिताराम जहाँ बुद्ध कुछ समय के लिए रुके थे कहाँ पर स्थित है? तो यह है कौशाम्बी में। अगला प्रश्न है कि भव्य जैन स्तूप के अवशेष को कंकाली टीला के पास खोद कर निकाला गया है? तो इसका जवाब हो जाएगा मथुरा, ऑप्शन नंबर सी। प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? तो यह फतेहपुर सीकरी में। 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान उत्तर प्रदेश के किन किन क्षेत्रों को चेदी कहा जाता है? तो इसका जवाब है बुंदेलखंड। राजा हर्षवर्धन ने डैश में भद्र विहार नामक ज्ञान के एक बृहद केंद्र की स्थापना की थी? तो कन्नौज में, ऑप्शन नंबर सी। अशोक स्तंभ में उत्कीर्ण हुए शेर का मुख जिसे भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है डैश के संग्रहालय में संरक्षित है? तो सारनाथ, ऑप्शन नंबर बी। चंदेल शासन के दौरान उत्तर प्रदेश को निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जेजाक भुक्ती या जय होटी के नाम से जाना जाता था? तो वो था बुंदेलखंड क्षेत्र। आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत जिन्हें अब उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है 1921 में अपनी राजधानी को डैश से लखनऊ में स्थानांतरित किया था? तो इसका जवाब है इलाहाबाद से, ऑप्शन नंबर सी। गौतम बुद्ध की मां देवदह राज्य के शासक परिवार से थी जो कि अब उत्तर प्रदेश के डैश जिले में है? बस्ती जिले में, ऑप्शन नंबर सी। भेड़कुंड जहां अर्जुन ने द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली को निशाना बनाया था उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? तो इसका जवाब है फर्रुखाबाद में, ऑप्शन नंबर सी। सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो एटा में। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ डैश संप्रदाय से संबंधित है? तो इनका संबंध है नाथ संप्रदाय से। बहू बेगम का मकबरा उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? फैजाबाद में, ऑप्शन नंबर डी। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले को नवाबों का शहर भी कहा जाता है? तो लखनऊ को, ऑप्शन नंबर बी। उत्तर प्रदेश में किस धर्म के अनुयायी सबसे कम है? तो इसका जवाब हो जाएगा पारसी धर्म, ऑप्शन नंबर सी। अवध राज्य से अवध राज्य पर 1722 से 1856 तक मुस्लिम शासकों का शासन था। अवध पर शासन करते समय शासकों ने निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि अपनाई थी? तो नवाब की, ऑप्शन नंबर सी। उत्तर प्रदेश किस शहर के ऐतिहासिक स्मारक जैसे कि बड़ा इमामबाड़ा और छोटा इमामबाड़ा स्थित है? तो यह है लखनऊ में। रामायण की रचयिता वाल्मीकि का आश्रम निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? ब्रह्मवर्त में, ऑप्शन नंबर बी। उत्तर प्रदेश में संस्कृति विभाग की स्थापना हुई थी 1957 में और जिला स्तर पर गतिविधियों के संचालन के लिए 1996 में क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्रों की स्थापना की गई थी। संगीत की बाइबल भरत मुनि का नाट्यशास्त्र है। अष्टछाप के 8 कवियों में 4 वल्लभ तथा 4 विट्ठलनाथ के शिष्य थे। तो जो 4 वल्लभनाथ के शिष्य थे वो थे सूरदास, परमानंद दास, कुंभनदास और कृष्णदास। और जो विट्ठलनाथ के शिष्य थे वो थे नंददास, चतुर्भुजदास, गोविंद स्वामी और छीत स्वामी। अमीर खुसरो ने सितार और तबले का आविष्कार किया। ख्याल गायन शैली अमीर खुसरो के द्वारा विकसित की गई थी। उत्तर प्रदेश में प्रमुख सांस्कृतिक संस्थान तो भातखंडे संगीत संस्थान। पंडित विष्णु नारायण के प्रयासों से 15 जुलाई 1926 को मैरिस कॉलेज ऑफ हिंदुस्तान म्यूजिक की नींव पड़ी। 1960 में भातखंडे की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में इसका नाम बदलकर भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय रखा गया। 26 मार्च 1966 को संस्कृति विभाग ने इसके संचालन को अपने अधीन ले लिया। 24 अक्टूबर 2000 को इसे महाविद्यालय का दर्जा दिया गया। उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी तो उत्तर प्रदेश ललित कला अकादमी की स्थापना 8 फरवरी 1962 को हुई। यह अकादमी संस्कृति विभाग के अधीन
अधीनस्थ कार्य करती है। इसके द्वारा कला प्रदर्शनियों, प्रतियोगिताओं, व्याख्यानों आदि का आयोजन किया जाता है। कला और शिल्प महाविद्यालय। तो कला और शिल्प महाविद्यालय की स्थापना हुई थी 1911 में लखनऊ में। उत्तर प्रदेश की स्थापत्य कला। तो उत्तर प्रदेश में स्थापत्य कला के प्राचीनतम अवशेष मौर्य काल से संबंधित हैं। उत्खनन से प्राप्त साक्ष्यों और मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका से ज्ञात होता है कि भवन निर्माण हेतु ईंट पत्थर की जगह काष्ठ का प्रयोग होता था। स्थापत्य कला का उत्कृष्ट नमूना मौर्यकालीन सारनाथ का सिंह स्तंभ है। इसे एकाश्म पत्थर कला का अद्भुत नमूना माना जाता है। सारनाथ का सिंह स्तंभ बुद्ध के प्रथम उपदेश का स्मारक है। सिंहों के मस्तक पर महाधर्म चक्र स्थापित है, जिसे 32 तीलियां थी। जिसमें स्तंभ के नीचे अवांगमुखी कमल बना है, जिसके नीचे स्तंभ का शेष भाग विद्यमान है। स्तूप का शाब्दिक अर्थ ढेर है। उत्तर प्रदेश में प्राप्त अशोक के स्तूपों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण धर्मराजी का स्तूप है। इस स्तूप की ऊंचाई है 39 मीटर। उत्तर प्रदेश के प्रमुख बौद्ध स्तूप। तो सारनाथ, चौखंडी स्तूप, धर्मराजी का स्तूप, ऊंचाई 84 फीट। कुशीनगर, तो यह बुद्ध के महापरिनिर्वाण स्थल पर निर्मित है। इसकी ऊंचाई है 167 फीट। श्रावस्ती, तो बुद्ध ने यहाँ अपने जीवन के 24 वर्ष व्यतीत किए। ये लखनऊ के निकट है। कपिलवस्तु, तो इस स्तूप का निर्माण बुद्ध के अस्थि अवशेष पर हुआ है। रामग्राम, तो बौद्ध मान्यता के अनुसार बुद्ध का अंतिम संस्कार यहीं पर हुआ था। मथुरा शैली, तो मथुरा शैली कुषाण काल में अपने चरमोत्कर्ष पर थी। बुद्ध की प्रथम मूर्ति मथुरा शैली में निर्मित है। मथुरा शैली में बुद्ध के अलावा जैन तीर्थंकरों, यक्ष, नाग, शिव और कार्तिकेय की भी मूर्तियां बनाई गई हैं। मथुरा शैली की मूर्तियां प्रायः बलुआ और चित्तीदार पत्थरों का प्रयोग हुआ है इनमें, और इस शैली में बुद्ध को प्रायः राजकुमार की भांति दर्शाया गया है। मथुरा शैली में मूर्तियों के अतिरिक्त वैदिक स्तंभ विशिष्ट स्थान रखते हैं। गुप्तकालीन स्थापत्य कला, तो मंदिर निर्माण प्रक्रिया का आरंभ हुआ था गुप्त काल में। मंदिरों में देव मूर्ति की स्थापना के लिए चौकोर या वर्गाकार कक्ष को गर्भगृह कहा जाता था। मंदिर निर्माण में ईंटों का प्रयोग इसी काल में हुआ था। गुप्तकालीन स्थापत्य कला के द्वारा निर्मित मंदिर, तो दशावतार मंदिर। देवगढ़ का दशावतार मंदिर। गुप्तकालीन स्थापत्य में देवगढ़ के दशावतार मंदिर का महत्वपूर्ण स्थान है। उत्तर भारत का यह प्रथम मंदिर है जिसमें शिखर का निर्माण किया गया है। पंचायतन शैली में निर्मित इस मंदिर में विष्णु को सैया पर लेटा हुआ दिखाया गया है। अगला है भीतरगांव का मंदिर, तो यह कानपुर के निकट भीतरगांव में ईंटों से बना मंदिर है। अगला है काहूम मंदिर, तो इस मंदिर का निर्माण स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था। यहाँ पर 5 जैन तीर्थंकरों की मूर्तियों की स्थापना का उल्लेख मिलता है। मध्यकालीन स्थापत्य और मूर्तियाँ, तो उत्तर प्रदेश में मध्यकालीन स्थापत्य कला की शुरुआत 1504 में हुई। सिकंदर लोदी के द्वारा आगरा नगर से हुई थी। उसने यहाँ पर कई महल, कुएं, सड़क और मस्जिदों का निर्माण कराया। सरकी शैली की विशेषताओं में वर्गाकार स्तंभ और छोटी गैलरी के अतिरिक्त मीनारों का अभाव है। सरकी शैली की प्रमुख स्थापत्य कला, तो अटाला मस्जिद इब्राहिम शाह अटाला देवी मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी। जंजीरी मस्जिद इब्राहिम शाह, लाल दरवाजा मस्जिद मोहम्मद शाह। ख्वाजा जहां ने उत्तर प्रदेश के जौनपुर में अपनी स्वतंत्र सरकी राजवंश की स्थापना की थी। अब है मुगल काल, तो उत्तर प्रदेश में स्थापत्य कला का वास्तविक विकास अकबर और शाहजहां के काल में हुआ था। संगमरमर पर हीरे जवाहरात के साथ की गई जड़ावत को पच्चीकारी अथवा पित्रा कहा जाता है। बाबर ने 1528 में आगरा में आरामबाग का निर्माण ज्यामितीय विधि से करवाया था। बाबरी मस्जिद का निर्माण मियां मीर वाकी ने कराया था। अब भव्य राम मंदिर का निर्माण हो चुका है। आगरा के किले का निर्माण अकबर के द्वारा कासिम खां के नेतृत्व में किया गया था और इसमें 2 मुख्य द्वार हैं, पश्चिम में दिल्ली द्वार और पूर्व में अमर सिंह द्वार। इलाहाबाद किले का निर्माण अकबर ने कराया था। अकबर के शासनकाल की सर्वोत्तम कृति फतेहपुर सीकरी में देखने को मिलती है। गुजरात विजय के बाद इस नगर को
मुगल साम्राज्य की राजधानी बनाया गया। जहांगीर, तो अकबर का मकबरा, इस मकबरे का गुंबद विहीन होना इसकी प्रमुख विशेषता है। एतमाउद्दौला का मकबरा, तो इसका निर्माण नूरजहां ने वर्ष 1626 में कराया था। यह मुगल काल की पूर्ण संगमरमर से बनी पहली इमारत है और इसी इमारत में पहली बार पच्चीकारी की पित्रादोरा शैली का प्रयोग हुआ था। अब है शाहजहां, तो शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। वर्तमान उत्तर प्रदेश में इसके निर्माण कार्य को दो भागों में बांटा जा सकता है: आगरा के किले के भीतर का निर्माण और किले के बाहर का निर्माण। दीवान ए आम, तो इसी भवन में तख्ते ताऊस, मयूर सिंहासन स्थापित था। संगमरमर जोधपुर के मकराना से लाकर प्रयोग हुआ था। यह यमुना नदी के तट पर स्थित है। तख्ते ताऊस को किबला के रूप में वर्णित किया जाता था। मुसम्मन बुर्ज, तो यह 6 मंजिला भवन था जिसमें औरंगजेब बंदी बनाए जाने के बाद ताजमहल को यहीं से निहारता था। यहाँ बैठकर शाही परिवार की स्त्रियां पशुओं का युद्ध देखा करती थीं। अब है जामा मस्जिद, आगरा के किले में, तो इस मस्जिद का निर्माण जहां आरा बेगम ने 1648 में कराया था, 1983 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया। मोती मस्जिद, तो उत्कृष्ट सफ़ेद संगमरमर से बनी मोती मस्जिद आगरा के किले की सर्वश्रेष्ठ संरचना है। मस्जिद की छत पर 3 गुंबद विद्यमान हैं जो कि सफ़ेद संगमरमर से बने हुए हैं। गुंबद की दीवारें लाल बलुआ पत्थर से बनी हुई हैं। अब है फतेहपुर सीकरी की प्रमुख स्थापत्य कला, तो बुलंद दरवाज़ा, तो इसका निर्माण कराया था अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में 1575 में। इसका निर्माण लाल और पीले बलुआ पत्थर से हुआ था। यह भूमि से 176 फीट ऊंचा है। दरवाजे की ऊंचाई है 134 फुट। इसमें सीढ़ियों की संख्या है 42। बुलंद दरवाजा दुनिया का सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार है और मुगल वास्तुकला का एक शानदार उदाहरण है। अगला है सलीम चित्सी का मकबरा, तो लाल और बलुआ पत्थर से निर्मित है। सीपियों से बने स्तंभ हैं। मकबरे का निर्माण अकबर के द्वारा सूफी संत के प्रति सम्मान के रूप में किया गया था। पंचमहल, 5 मंजिला भवन, जोधाबाई का महल, गुजरात शैली का प्रभाव। जामा मस्जिद, अकबर ने दीन ए इलाही धर्म की घोषणा की थी, 1582 में इसी मस्जिद से की थी। अब है ताजमहल, तो ताजमहल की वास्तु योजना उस्ताद अहमद लाहौरी ने तैयार की थी जिसे शाहजहां ने बनवाया था। ताजमहल यमुना नदी के तट पर स्थित है। इसका निर्माण शाहजहां ने अर्जुबंद बानो बेगम यानी कि मुमताज महल की स्मृति में करवाया था निर्माण। इसका निर्माण वर्ष 1632 से आरंभ होकर 1643 में पूर्ण हुआ था। यह भूमि से 22 फुट ऊंचे चबूतरे पर निर्मित 108 फीट ऊंची इमारत है। इमारत के शीर्ष पर खूबसूरत गुंबद बने हैं जिसके ऊपर उल्टन कमल कलश स्थित है। मध्य में नीचे भाग में मुमताज महल और शाहजहां की कब्र है। ताजमहल को 1983 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। इस सूची में शामिल होने वाला यह भारत का पहला स्मारक है। आधुनिक स्थापत्य कला, तो आसफुद्दौला का इमामबाड़ा या बड़ा इमामबाड़ा, तो गोमती नदी के किनारे पर स्थित यह इमारत 1784 में बनवाई गई। इसके निर्माण में लोहे और सीमेंट का बिल्कुल प्रयोग नहीं हुआ है। सुविख्यात भूल भुलैया इसका बड़ा भाग है। छोटे इमामबाड़े का निर्माण हुआ था 1837 में मोहम्मद अली शाह ने। अगला है रूमी दरवाज़ा, तो रूमी दरवाजे का निर्माण कराया हुआ था 1784 से 1786 के बीच में नवाब आसफुद्दौला के द्वारा और इसकी ऊंचाई है 62 फुट। इसे तुर्किश गेट भी कहते हैं। हिंदू वास्तुकला का सर्वोच्च उदाहरण काशी विश्वनाथ मंदिर है। उत्तर प्रदेश चित्रकला और शिल्पकला, मिर्ज़ापुर के चित्र, तो मिर्ज़ापुर जनपद सोन नदी से लगी कैमूर पर्वत श्रृंखला तक विद्यमान है जो कि प्रयागराज और वाराणसी का निकटवर्ती क्षेत्र है। लगभग 105 से अधिक शैलाश्रय और गुफाएं जिन्हें स्थानीय भाषा में दरी कहा जाता है। भित्ति चित्रकला के रूप में गुफाओं की दीवारों और छतों पर अंकित आखेट दृश्य, पशुओं के चित्र आदि का वर्णन देखने को मिलता है।
यहाँ पर लिखुनिया, हाथी के शिकार का चित्र, कोहबर, विजयगढ़, लाल पीले और सफेद रंग से बने मनुष्य के चित्र, घोड़मंगर, गेंडे के आखिर का चित्र, कांडाकोट, ढोकवा महारानी शाही का आखिर, बागापथरी, भंडारिया, खोड़हवा, सोरो घाट आदि की भित्ति चित्र प्राप्त हुए हैं। स्थानीय लोग इन्हें रखत की पुतरिया के नाम से पुकारते हैं। बांधा चित्र के अंतर्गत अनेक शैल चित्र मिले हैं, जहां एक चित्र में सुसज्जित द्वार पर एक चोंचदार पुरुष को बैठाकर दिखाया गया है। इन सभी शैल चित्रों में मनुष्य और पशुओं को दिखाया गया है। मुगल चित्रकला। तो बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी में 2 चित्रकारों बेहजाद और शाह मुजफ्फर के चित्रों को सराहा है। हुमायूं के दरबार में 2 चित्रकार मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुस्समद को सीरी कलम की उपाधि प्रदान की गई है। पैगंबर मोहम्मद साहब के चाचा अमीर हमजा के साहसिक कारनामों वाले ग्रंथ दास्तान ए अमीर हमजा में 1375 चित्र हैं। अकबर ने 100 से अधिक चित्रकारों की नियुक्ति की, जिसके विषय में आईन अकबरी में वर्णन मिलता है। आईन अकबरी के अनुसार अकबर के 13 उच्च कोटि के हिंदू और 4 मुस्लिम चित्रकार थे। मीर सैयद अली, जगन्नाथ, महेश, खेमकरन, हरिवंशराम, केशव माधव, ख्वाजा अब्दुस्समद, फर्रुख कलम, दसवंत, मिस्कीन, बसावन और शानवाला। अकबर ने अपने शासनकाल में अनेक ग्रंथों को चित्रित कराया। रजमनामा, महाभारत, रामायण, हमजानामा, तारीख खानदान तैमूरिया, खमसा निजामी, अनवार सुहेली और बहरिस्तान जामी। बुंदेला चित्रकला। तो राजा शत्रुजीत 1762 से 1801 चित्रकला का प्रेमी और संरक्षक था। इसे अनेक चित्रों में अश्व पर बैठे हुए दिखाया गया है, जिसके हाथ में एक लंबी तलवार है। व्यक्ति विशेष के अलावा इस शैली में कृष्ण लीला, बिहारी सतसई, रसराज, रागमाला, चित्रावली आदि के चित्र मिलते हैं। ब्रज चित्रकला। तो इस शैली के चित्र मथुरा, वृंदावन और गोकुल की पृष्ठभूमि पर तैयार किए गए हैं। इसमें वासुदेव कृष्ण, गोपी ग्वाल प्रेम, प्रकृति आदि भावना को प्रधानता मिली है। शिल्पकला। तो कढ़ाई शिल्प, जरदोजी, इसमें सोने और चांदी के धागों से कढ़ाई की जाती है। तांबे और स्वर्ण लेपित रेशम के धागों का भी उपयोग किया जाता है। आगरा, बरेली, वाराणसी और लखनऊ जरदोजी के प्रमुख केंद्र हैं और प्रमुख उत्पाद है चूड़ियाँ, दुपट्टे, टोपियाँ और परिधान। बनारसी जरी वस्त्र। तो बनारसी वस्त्र अत्यधिक मुलायम होते हैं, जिन्हें रेशम के धागों का प्रयोग करके जीवित रंगों से सजाया जाता है। इसे 3 वर्गों में रखा गया है: जरी, आमरू और अबरावन। चिकनकारी। तो चिकनकारी की शुरुआत नूरजहाँ से मानी जाती है। इसमें सूती और मसलिन कपड़े पर धागे से की जाने वाली कढ़ाई होती है। इसमें रंग बिरंगे धागे और शिफॉन और ग्रेंजा और रेशमी जैसे कपड़े का भी प्रयोग होता है। लखनऊ में गर्म कुर्ते और चिकन साड़ियाँ गर्मी में पहनने के लिए उत्तम मानी जाती हैं। धातु से निर्मित कलाकारी। तो मुरादाबाद पीतल के काम के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ खुदाई, नक्काशी, सोने चांदी की परत चढ़ाना, ढकाई आदि काम होते हैं। कांसे के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र मुरादाबाद, इटावा, वाराणसी और सीतापुर। बनारस धातु के उभारदार काम को संपादित करने के लिए प्रसिद्ध है। कसेरा समुदाय के लोग धातुओं के बर्तन बनाते हैं। पत्थर से निर्मित कलाकारी। तो मुख्य केंद्र है मथुरा और बनारस। प्राचीन समय में मथुरा और बनारस को लाल बलुआ पत्थर से बनी हिंदू और बौद्ध मूर्तियों के लिए जाना जाता है। आगरा का मोजक, जाली और जड़ाई का काम प्रसिद्ध है। जड़ाई काम के लिए पत्थर से बने खांचों में सुंदर रंग बिरंगे पत्थर लगाकर आकृतियां बनाई जाती हैं। वृंदावन संगमरमर और सेलखड़ी के उत्पादों के लिए प्रसिद्ध है। वृंदावन। महोबा गोरा पत्थर पर जाली के काम के लिए प्रसिद्ध। जालीदार हाथी इसका उदाहरण है। कारपेट और हथकरघा। तो गांठ युक्त कारपेट। भदोही और मिर्जापुर। देश की अधिकांश कारपेट की मांग उत्तर प्रदेश का भदोही जिला पूरा करता है। शाहजहांपुर और आगरा सूती और ऊनी कारपेटों के लिए जाने जाते हैं। मिर्जापुर की हाथ से बनी दरियां प्रसिद्ध हैं। गाजीपुर को जूट से बनी वॉल हैंगिंग के लिए जाना जाता है।
जिसे विभिन्न रंगों के धागों को मिलाकर हथकरघे पर बुना जाता है। चमड़े का काम, तो चमड़े के काम के लिए कानपुर और आगरा पारंपरिक रूप से प्रसिद्ध है। लकड़ी का काम, तो कश्मीर से प्रभावित आकृतियों को सुंदरतापूर्वक शीशम, साल और देवदार की लकड़ी पर उकेरा जाता है। मैनपुरी और बनारस लकड़ी के काम के लिए प्रसिद्ध है। कांच का काम, तो कांच की चूड़ियाँ और झूमर फिरोजाबाद। पंचकोरा खिलौना सहारनपुर, कांच के मनके वाराणसी। हस्तशिल्प छपाई, तो हस्त ब्लॉक छपाई फर्रुखाबाद। इत्र निर्माण, तो इत्र निर्माण के लिए कन्नौज प्रसिद्ध है। हस्तशिल्प विकास के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की प्रमुख योजनाएं, तो एक जिला एक उत्पाद, मुख्यमंत्री हस्तशिल्प पेंशन योजना, विशिष्ट हस्तशिल्प प्रादेशिक पुरस्कार योजना, हस्तशिल्प कौशल विकास उन्नयन योजना, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, हस्तशिल्प विपणन प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री हथकरघा बुनकर सम्मान योजना, संत कबीर हथकरघा पुरस्कार योजना। उत्तर प्रदेश के प्रमुख जीआई टैग, तो लखनऊ की चिकनकारी, बनारसी जरी का काम और साड़ी, फिरोजाबाद कांच, फर्रुखाबाद छपाई, आगरा की दरियाँ, भदोही के हस्तनिर्मित कारपेट, लखनऊ की जरदोजी, मेरठ की कैंचियाँ और चुनार का बलुआ पत्थर। कानपुर की चमड़े की काठी, कन्नौज का इत्र, सहारनपुर का लकड़ी का काम, मिर्जापुर की हस्तनिर्मित दरियाँ, बनारसी लकड़ी के रोगन और खिलौने, खुर्जा का कुम्हार शिल्प, बनारस की गुलाबी मीनाकारी, निजामाबाद के काली मिट्टी के बर्तन, गाजीपुर का बॉल हैंगिंग, बनारसी कांच मनका, बनारस का पान, बनारसी लंगड़ा आम, बनारस के मुलायम पत्थर की जाली का काम, बखीरा का कांस्य बर्तन, गोरखपुर का टेराकोटा का काम, नगीना लकड़ी शिल्प, अलीगढ़ का ताला, हाथरस की हींग, मुजफ्फरनगर का गुड़, आदमी चीनी चावल चंदौली, रामनगर भंटा, बांदा सजर पत्थर क्राफ्ट, प्रतापगढ़ का आंवला, अमरोहा की ढोलक, संभल हॉर्न क्राफ्ट, मैनपुरी तारकसी, बाराबंकी हथकरघा उत्पाद, बागपत होम फर्निशिंग, कालपी हस्त निर्मित कागज, महुआ गौरा पत्थर शिल्प, आगरा लेदर फुटवेयर। उत्तर प्रदेश के प्रमुख संगीत घराने, तो बनारस घराना, तो काशी वाराणसी के राजाओं ने कई प्रसिद्ध संगीतज्ञों को आश्रय दिया। इन राजाओं के संरक्षण काल में ही बनारस घराने का विकास हुआ। यह घराना गायन, वादन और नृत्य तीनों के लिए ख्याति प्राप्त है। यह घराना कथक के लिए भी प्रसिद्ध है। यह घराना मुगल प्रभाव से दूर है। बनारस घराने के प्रमुख कलाकार, तो पंडित किशन महाराज तबला वादक हैं। पद्मश्री मिला था 1973 में, पद्म विभूषण मिला 2002 में। निपुणता है सितार में, सरोद में और ध्रुपद धमार में। अगले हैं रसूलन बाई, तो संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला इन्हें 1957 में और ठुमरी टप्पा गायिका हैं। अगली हैं गिरिजा देवी वाराणसी से, ये हैं ठुमरी गायिका। इन्हें पद्मश्री मिला था 1972 में, पद्म भूषण मिला 1989 में, पद्म विभूषण मिला 2016 में, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला 1977 में, संगीत नाटक फेलोशिप मिला 2010 में, महासंगीत सम्मान पुरस्कार मिला 2012 में। अगले हैं मुश्ताक अली खां, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला 1968 में, ये है सितार वादक। छज्जू मिश्र हैं ध्रुपद धमार वादक। पागल दास हैं पखावज वादक। अगला है सहारनपुर घराना, सूफी संत खलीफा मोहम्मद जमा को इस घराने का संस्थापक माना जाता है। यह घराना अलापा, होरी, ध्रुपद गायन के लिए जाना जाता है और इस घराने का संबंध है डागर वाणी से। इस घराने के प्रमुख गायक हैं रहीमुद्दीन खां, नसीर मोइनुद्दीन डागर, नसीर अमीनुद्दीन डागर, बंदे अली खां और बहराम खां। अगला है फतेहगढ़ सीकरी घराना, तो यह घराना मुगल बादशाह जहांगीर के शासनकाल में दो भाइयों जैनू खां और जोरावर खां के द्वारा स्थापित किया गया था और इसके जो प्रमुख कलाकार हैं वो घसीटा खां, गुलाम रसूल खां और मदार बख्श। यह घराना ध्रुपद के साथ साथ ख्याल गायन के लिए भी प्रसिद्ध है। अगला है रामपुर घराना, तो इस घराने के संस्थापक हैं नियामत खां। पंडित रविशंकर का संबंध रामपुर घराने से है। रामपुर घराने के जो संगीतकार हैं वो हैं वजीर खां,
उस्ताद नजीर खां, उस्ताद अमीर खां, उस्ताद इनायम हुसैन, हैदर खां, फिदा हुसैन खां, मुश्ताक हुसैन खां। अब है लखनऊ घराना। तो लखनऊ घराना अवध की राजधानी लखनऊ में विकसित हुआ था। यह ख्याल और ध्रुपद गायन के लिए प्रसिद्ध है। वाजिद अली शाह का काल लखनऊ घराने का स्वर्णकाल माना जाता है। लखनऊ ख्याल गायकी के पितामह थे मुर्शिद अली खां। टप्पा शैली मियाँ गुलाम नबी सौरी, गजल बेगम अख्तर, पखावज वादक कोद सिंह, पंडित अयोध्या प्रसाद, पंडित सखाराम। बीणा वादक सादिक अली खां, सारंगी वादक अली खां। लखनऊ घराने के कलाकार हैं लक्षू महाराज कथक नर्तक, बिरजू महाराज हैं कथक नृत्य से संबंधित, बेगम अख्तर हैं गजल गायिका। इलाहाबाद घराना। तो इलाहाबाद घराने की प्रसिद्ध गायिकाएं हैं केसरबाई, कृष्णा देवी, मुनीर खातून बेगम, जानकी बाई, छप्पन छुरी। तबला वादन यूसुफ खान, बांसुरी वादन रघुनाथ सेठ और हरिप्रसाद चौरसिया। अब है आगरा घराना। तो इस घराने के संस्थापक हैं हाजी सुजान खां। आगरा घराना मुगल काल में संगीत का सबसे बड़ा केंद्र था। गायन परंपरा ख्याल, ध्रुपद और धमार। प्रमुख कलाकार हैं फैयाज खां, स्वामी बल्लभनाथ, बल्लभ दास, पंडित बिशंबरदीन, दिनकर काकनी, लताफत हुसैन खां। आगरा घराना बंदिशों पर विशेष जोर देता है। इसमें ठुमरी गायन भी प्रचलित है तथा इसे कव्वाल बच्चा घराना भी कहते हैं। किराना घराना गायकी है ख्याल। वास्तविक संस्थापक अब्दुल करीम खां और उस्ताद वहीद खां। प्रमुख कलाकार हैं पंडित भीमसेन जोशी, 1985 में पद्म भूषण मिला, भारत रत्न मिला 2008 में। गंगूबाई हंगल, तो पद्म विभूषण मिला 2002 में। रोशन आरा बेगम, मन्ने खां और प्रभा आत्रे। कानपुर घराना। तो शुरुआत हुई नियामत खां के द्वारा। प्रमुख गायक हैं उस्ताद बहादुर खां, वजीर खां, नजीर खां और इनायत हुसैन खां। अब है इटावा घराना। तो यह घराना अपने सितार और सुरबाहर वादकों के लिए जाना जाता है। इमदाद खां और विलायत खां का संबंध इसी घराने से है। इसे इमदाद खानी घराना भी कहते हैं। अगला है शाहजहांपुर घराना। तो यह घराना सरोद वादकों के लिए जाना जाता है। उस्ताद काजिम अली, इनायत अली खां सरोदिया इसी घराने से संबंधित थे। भिंडी बाजार घराना। तो यह घराना मुरादाबाद के छज्जू खां और खादिम हुसैन खां के द्वारा शुरू किया गया था। छज्जू खां और खादिम हुसैन खां ने मुंबई के भिंडी बाजार घराने की गायकी परंपरा की शुरुआत की थी। लता मंगेशकर ने इस घराने के अली खां से शिक्षा प्राप्त की थी। अब है उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य। तो धुरिया नृत्य। तो इसका संबंध है बुंदेलखंड से। कुम्हारों जाति के द्वारा स्त्री वेश को धारण करके किया जाने वाला नृत्य है। राई नृत्य। मयूर बुंदेलखंड नृत्य। तो यह नृत्य महिलाओं के द्वारा श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर प्रदर्शित किया जाता है। देवी नृत्य। संबंध है बुंदेलखंड से। देवी का रूप धारण करके किया जाने वाला नृत्य है। कार्तिक नृत्य। संबंध है बुंदेलखंड से। तो कार्तिक मास में नर्तकों के द्वारा श्री कृष्ण और राधा के रूप में। लठमारी दीवारी नृत्य। संबंध है इसका बुंदेलखंड से। ब्रज की लठमार होली की तरह दीपावली के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य। कलाबाजी नृत्य अवध क्षेत्र से संबंध है। तो मोर बाजा वाद्यंत्र के साथ घोड़ी पर बैठकर प्रदर्शित किया जाने वाला नृत्य। चरकुला नृत्य का संबंध है ब्रज क्षेत्र से। होली के अवसर पर महिलाओं के द्वारा 108 दीपक को सिर पर रखकर यह नृत्य किया जाता है। अगला है रास नृत्य। संबंध है ब्रज क्षेत्र से। रासलीला के दौरान। चोला नृत्य सोनभद्र और मिर्जापुर। कृषि के अधिक फलोत्पादन हेतु इस नृत्य का आयोजन किया जाता है। विदेशिया नृत्य का संबंध है पूर्वांचल से। तो इस नृत्य में पत्नी प्रायः अपने विदेश गए या जाते हुए पति के प्रति प्रेम को प्रदर्शित करती है। नरसिंह नृत्य संबंध है ब्रजभूमि से। इस नृत्य में विष्णु जी के द्वारा नरसिंह अवतार में हिरण्यकश्यप के वध का प्रदर्शन नृत्य के रूप में किया जाता है। अब अगला है घड़ा नृत्य। तो इसका संबंध है ब्रजभूमि से। यह नृत्य बैलगाड़ी या रथ के पहिए जिस पर घड़े रखे होते हैं को सिर पर रखकर किया जाता है। ख्याल नृत्य का संबंध बुंदेलखंड से है। पुत्र जन्मोत्सव
के अवसर पर इस नृत्य में रंगीन कागज और बांसों की सहायता से निर्मित मंदिरों को सर पर रखा जाता है। सौरा या सायरा नृत्य संबंध बुंदेलखंड से है। यह नृत्य बुंदेलखंड क्षेत्र के किसानों के द्वारा फसलों की कटाई के दौरान किया जाता है। घोड़ा नृत्य, तो इसका संबंध भी बुंदेलखंड से है। यह नृत्य मांगलिक अवसरों पर संगीत की धुन पर नर्तक घोड़ों के साथ किया जाता है। अगला है कट घोड़वा नृत्य, तो इसका संबंध है पूर्वांचल से। इस नृत्य को एक मानव निर्मित लकड़ी की घोड़ी के ऊपर बैठकर किया जाता है। अगला है गोडू नृत्य, संबंध है पूर्वांचल से। तो हर बोल शब्दोच्चारण के साथ इस नृत्य का आयोजन किया जाता है। अगला है बड़ैया नृत्य, इसका संबंध भी बुंदेलखंड से है। इसे बधाई नृत्य कहा जाता है। इसे मुख्यतः विवाह, महोत्सव और त्योहारों के अवसर पर आयोजित किया जाता है। राहुला नृत्य संबंध है बुंदेलखंड से। इस नृत्य में लोक नाट्य माध्यम से शिक्षाप्रद लोक कहावतों और कहानियों का प्रदर्शन किया जाता है।